हेलो स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए ये है हमारा कक्षा 12वीं हिंदी के लिए व्याकरण का पार्ट 2 है ना, का सेकंड वीडियो हम लेकर के आ चुके हैं आपका व्याकरण का। पिछले वीडियो में हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम आपका निबंध पूरा कंप्लीट कर चुके थे, अलंकार कर चुके थे और आपकी जो रस की परिभाषा है इसके कई सारे जो है टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। सभी के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे एक एक करके। अब हमारे जो इस वीडियो में हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक आपका पूरा कंप्लीट करेंगे, अनुच्छेद लेखन तक कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो में बने रहना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और गूगल पे सर्च करें जानकारीटीच.com, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम यहाँ से आगे देखेंगे। अब देखिए अब हम देखेंगे सभी रस देख लेते हैं, उनके स्थायी भाव देख लेते हैं, उनके उदाहरण देख लेते हैं ना। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण का शोक होता है, हास्य का हास्य होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का यहाँ पे क्रोध होता है। तो इस प्रकार से आपके ये सभी के स्थायी भाव आपको दिए गए हैं। आपको सभी के स्थायी भाव यहाँ पे याद होने चाहिए, है ना। वात्सल्य का वत्सल होता है, 10वां रस है वात्सल्य आपका, इसे ज़रूर याद रखिएगा। आपको सभी रसों के अच्छी तरीके से स्थायी भाव याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। मैं सभी रसों की परिभाषा केवल आपको एक परिभाषा के माध्यम से समझा दूंगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार रस की परिभाषा देखेंगे। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव, क्या लिखे गए हैं जी, स्थायी भाव का, है ना। ये अंग है रस का, 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 चारों रस के अंग दिए गए हैं, है ना। सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वो श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है, या वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, या वह श्रृंगार रस कहलाता है। तो ये रहेगा आपका श्रृंगार रस की परिभाषा। इसे जरूर से कंप्लीट आपको कर लेना है। तो इसी प्रकार आप अन्य रसों की परिभाषा भी याद कर सकते हैं। यहाँ बस आपको जो है वो स्थायी भाव का नाम चेंज करना है। जैसे यदि हास्य की परिभाषा हम चाहते हैं तो यहाँ पे हास्य कर देंगे और यहाँ पे आपको हास्य कर देना है, बस आपकी बन गई श्रृंगार रस, हास्य रस की परिभाषा। जैसे वात्सल्य की परिभाषा चाहते हैं तो यहाँ पे वत्सल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे रति की जगह। यहाँ पे वत्सल ऐसे लिखेंगे। इसे वात्सल्य की परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसा कि नोट में आपको बताया ही गया है कि इसी प्रकार रस और स्थायी भाव को बदल करके आप अन्य सभी रसों की परिभाषाएं बना सकते हैं। तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा। मैं आपको सभी रसों के यहाँ पे उदाहरण बता देता हूँ। श्रृंगार रस की परिभाषा हमने अभी देखी, हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे रहेगा, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाएं, याते सभी सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। ये रहेगा आपका श्रृंगार रस का उदाहरण। और श्रृंगार में इस संयोग का उदाहरण रहेगा, है ना। श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है ना, संयोग और वियोग। तो यहाँ पर संयोग का उदाहरण रहेगा। श्रृंगार रस में आप इसका उदाहरण ये दे सकते हैं, राम को रूप निहारती जानकी, है ना। अगला रहेगा आपका करुण रस। तो इसका क्या रहेगा उदाहरण, है ना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राहु गए उसुर धाम। तो ये रहेगा आपका करुण रस का उदाहरण। इसे जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी रस का पूछा जा सकता है ना। आपका रहेगा हास्य रस का, है ना। हास्य यानी कि हास्य का जो होता है स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंगा, है ना। इसके अन्य उदाहरण भी आप याद कर सकते हैं। जैसे वो जब जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर। इस प्रकार से है, वो भी आप याद कर सकते हैं ना। तो ये रहेगा आपका वीर रस का उदाहरण। वीर रस को देख सकते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये रहेगा आपका वीर रस का उदाहरण। तो इसकी परिभाषा भी याद कर सकते हैं। उत्साह इसका यहाँ पे स्थायी भाव होता है, उत्साह वीर का, है ना। सभी के याद होने चाहिए आपको। कमेंट बॉक्स में बताएं पहले से, आपको पता है तो, है ना। वीर रस का उत्साह है, आपको सभी के याद होने चाहिए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के अगले वीडियो के लिए, है ना। आपको सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रौद्र रस का उदाहरण क्या होगा आपका, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। ये रहेगा आपका
क्रोध यानी कि रौद्र रस का जो है उदाहरण। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, तो आपको याद रखना है। आगे आपका है भयानक रस, भयानक रस है आपका, है ना। इसका उदाहरण रहेगा एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय। एक तरफ अजगर है एक ओर मृगराय है, बिकल बटोही बीच ही, बिकल बटोही बीच में है, परयो मूर्छा खाए, है ना। तो यहाँ पर डर लग रहा है आपको इसे सुन करके, है ना। तो ये आपका भयानक रस हो जाएगा, इसका स्थायी भाव होता है भय। आगे देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको पता है। विस्मय होता है ना। यहाँ पे देखेंगे इसका उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु कहना। ओ भाई, जिसके पग नहीं है वो चल रहा है, जो जिसके कान नहीं है वो सुन रहा है। देख सकते हैं आप, आपको आश्चर्यचकित लग रहा होगा थोड़ा, तो यही है आपका अद्भुत। अद्भुत, है ना। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बढ़ जोगी। तो ये रहेगा आपका अद्भुत रस का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आपको। आगे देखेंगे हम यहाँ पे आपके छंद। तो छंद जो आपके टॉपिक इस आपके सिलेबस में पूछे जाने हैं, तो छंद को पूरा कंप्लीट करेंगे। छंद की परिभाषा, भेदों एवं प्रकारों को समझाइए, पहला क्वेश्चन इससे बन रहा है ना। तो छंद के का जो गुणसूत्र होता है, गढ़ सूत्र होता है, इसको याद रखना। यमाता राजभान सलगा, ये आपको जरूर से याद होना चाहिए, है ना। बस आपको ये याद रखना, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि यमाता राजभान सलगा लिखिए ये वो, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि ये छंद से रिलेटेड होता है, छंद का ये गढ़ सूत्र होता है। बस इतना याद रखिए आप, इसका और भी ज़्यादा आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। छंद के प्रमुख अंग जो होते हैं, वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक, गण आदि, ये आपके छंद के अंग होते हैं। छंद के जो प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे मुख्य प्रकार जो छंद के वर्णिक एवं मात्रक होते हैं, उनके अंदर से कई सारे अंग निकलते, कई सारे प्रकार निकलते हैं। जैसे दोहा हो गया, रोला होगा, सोरठा हो गया, कवित्त हो गया, सवैया होगा, रुबाइयाँ होगा, कुंडलिया हो गया, और वो छप्पा छंद हो गया। कई सारे छंद हैं आपके, है ना। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि आपके जो सिलेबस में है, आपका त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके ये 4 छंद कंप्लीट होने चाहिए। बस आपको और किसी से लेना देना नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इनमें से आपका एक छंद जरूर आएगा परीक्षा में, तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है ना। सबको मैं बता देता हूँ, इन सभी की परिभाषा हम नीचे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मुक्तक छंद किसे कहते हैं ना। मुक्तक छंद को समझेंगे, आपके सिलेबस में ये दिया गया था, तभी मैं यहाँ पे लाया हूँ मुक्तक छंद। मुक्तक छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिस छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है उसे मुक्त छंद कहते हैं। सीधी सी तो बात है, मुक्तक मुक्त है वो तो जिसमें वर्णों का और मात्राओं का कोई बंधन नहीं है, उसे कोई बांध के नहीं रख रहा है ना, उसे मुक्त छंद कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। रुबाइयाँ किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार पूछा गया था, उसके पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। रुबाइयाँ किसे कहते हैं? इसे देखेंगे। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छोटा एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसमें 4 पंक्तियां, इसका उदाहरण भी नीचे देखेंगे। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। रुबाई एक, यहाँ पे रुबाई के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 2 इन्हें आप जरूर से याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रूबा से निकला है ना, इन्हें जरूर याद रखिए, है ना, कि रुबाई किस भाषा का शब्द है, तो अरबी, है ना, याद रखेंगे। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता होती है जिसकी पहली और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती हैं और तीसरी लाइन आज़ाद रखी जाती है ना। तो ये रही इसकी पंक्तियां, देख सकते हैं। एक पंक्ति नीचे की लाइन में दी गई है, आप देख ही सकते हैं। अभी रक्षाबंधन गया ही है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाया है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और भाई के है बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी तुक बनाना हमारे बस की बात नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से, लेकिन इसमें जो तुक बनती है वो प्रथम जो पंक्तियाँ होती हैं 2 उनमें बनती है। चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती है और तीसरी लाइन इसमें आज़ाद रखी जाती है। तीसरी जो लाइन होती है इसमें कोई तुक नहीं रखी जाती है ना, ये थर्ड लाइन। इसमें चौथी पंक्ति में ये होती है, ये तुकात्मक होती है। तो इन्हें जरूर याद रखिएगा इन पॉइंट को। यहाँ पर सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके छंद पूछे जाएंगे, तो सोरठा उनमें से आपका एक है। तो सोरठा क्या होता है? यह एक अर्ध सम्मात्रक छंद होता है। ये दोहा के विपरीत होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा देखिए, आपने दोहा यदि आपको पता है तो आप पे सोरठा आसानी से बन जाए, क्योंकि आपको उसका यहाँ पर मिरर रिफ्लेक्शन कर देना है, यानी कि अपोजिट कर देना है ना। तो 11-11 तथा चौथे चरण में
जो चौथे चरण में 13-13 मात्रा है ना। दोहा में क्या होता है कि जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 होती हैं और दूसरे और चौथे में यहाँ पे 11-11 होती हैं। दोहा की बात कर रहा हूँ अभी मैं। अब मैं सोठा के बारे में बात करूँगा कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, है ना। दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यह दोहा का उल्टा होता है, यानी कि दोहा का अपोजिट होता है। बिल्कुल आपको समझा ही दिया। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना जरूरी आवश्यक होता है। यहाँ पे देखेंगे इसका उदाहरण। रामा जो सुमिरत सिद्धि हुए, गणनायक करीबर वदन करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि सोए गुण सदन रामा पंगु हुई वाचल। इस प्रकार से ये रहेगा, है ना। तो आप देख ही सकते हैं कि रामायण जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको ये सोठा पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिन भी बच्चों ने पढ़ा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न रहेगा आपका अगला, कवित्व की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवित्व की परिभाषा, है ना। कवित्व छंद आपका सिलेबस में है। यह वर्णिक समछंद होता है। यह वर्णिक समछंद होता है। इसके हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं, है ना। 31 से 33 वर्ण होते हैं, है ना। तभी मैं यहाँ पे 16 से 15 लिख रहा हूँ। 31 से 33 होते हैं, 31 से ज़्यादा नहीं हो सकते। कई बार ऐसा हो जाता है कि 17 हो जाते हैं। 16-17वें वर्ण का पर विराम होता है। यहाँ पे 15 भी कर सकते हैं, 16-17 की जगह पे 15 भी कर सकते हैं, क्योंकि 31 हो सकता है और 33 हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे 2 बढ़ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं 15, ये डिफरेंस, है ना, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखेंगे हरत हरित हार हेरत हियो हेरात, हरि हाँ हरिन नैनी हरि न कहूँ लहाँ। तो ये रहेगा आपका कवित्व छंद का उदाहरण। सवैया को देख लेते हैं। सवैया का उदाहरण सहित परिभाषा दी गई है। यहाँ पे देखेंगे सवैया क्या होता है। इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं और इनके नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इनका निर्वाह नहीं होता है। जैसे इसका उदाहरण रहेगा, लोरी सरासन संकट को शुभ सिए स्वयंवर मोहि बरो, नेक ताते बड़ेयो अभिमान महा, मन फेरियो नेक ना ककरी। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण रहेगा, है ना। इसे तुक में पढ़ पाना भी संभव नहीं है। तो ये आपका रहेगा सवैया की परिभाषा उदाहरण सहित। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक आपका पूरा ये उदाहरण रहेगा। इसका 4 पंक्तियाँ रहेंगी इसकी। आगे शब्द शक्ति देख रहे हैं हम। शब्द शक्ति का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा आपका। शब्द शक्ति की परिभाषा, उदाहरण, प्रकार, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, है ना। शब्द शक्ति आपके सिलेबस में ही है। 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये रहेंगे आपके शब्द शक्ति के प्रकार। इसकी परिभाषा तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी शब्द में अंतर्निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। शब्द का जो अंतर्निहित अर्थ होता है, शब्द का अंदरूनी अर्थ जो होता है, उसका बोध कराने वाली शक्ति जो होती है उसे शब्द शक्ति कहती है। याद रहेगा। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा के बारे में जान लेते हैं। अभिधा शब्द शक्ति होती है जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का सबसे सरल, स्पष्ट, मुख्य अर्थ निकले, वह शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। सरलता से आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अशोक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सरलता, स्पष्ट रूप से अर्थ निकल रहा है। अशोक पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ठीक ही बात है। उदाहरण रहेगा ये आपका। कल वर्षा हो रही थी, ये भी इसी का उदाहरण हो जाएगा। लक्षण शब्द शक्ति का उदाहरण देखें, जब मुख्यार्थ की बाधा होने पर लोक प्रसिद्ध या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, उस शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती हैं, द्विलक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। व्यंजना शब्द शक्ति है अगली आपकी, व्यंजना। तो यहाँ तक आपकी शब्द शक्ति कंप्लीट हो जाएंगी। जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्राप्त हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। उदाहरण रहेगा आपका, सुबह के 8 बज गए। वाक्य तो साधारण है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को 8 बजे एक ही काम नहीं होता है ना। उसके संदर्भ के अनुसार उसे अलग उसके मन में भाव आएंगे, है ना। तो इसे ही व्यंजना कहा जाता है ना। अलग अलग अर्थ निकलेगा। शब्द गुण देख लेते हैं यहाँ से हम। आपके जो शब्द गुण हैं, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। देख सकते हैं, शब्दों में निहित वह गुण जो हमें विभिन्न रसों का अनुभव करवाते हैं, उन्हें शब्द गुण कहा जाता है। शब्द गुण के 3 भेद होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। यहाँ पर रहेगा प्रसाद गुण की परिभाषा देखते हैं, इसका उदाहरण भी देखते हैं।
तो प्रसाद गुण में क्या रहेगा, आपको निर्मलता आएगी, मन में पवित्रता का एहसास होगा। जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर बुद्धि में निर्मलता आ जाए, मन में पवित्रता का एहसास हो, वह काव्य प्रसाद गुण कहलाता है। सीधी बात है, पर प्रसाद गुण से परिपूर्ण वह काव्य होता है। तो इसमें हम कहेंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, इसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये काव्य पढ़ करके यहाँ पे मन में पवित्रता का एहसास हो रहा है, तो ये आपका प्रसाद गुण रहेगा। इसके बाद माधुर्य गुण देखेंगे, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर मन पुलकित हो जाए, मन में मधुरता की अनुभूति हो, है ना, कानों में मधुरता की या मन में मधुरता की अनुभूति हो, उसका नाम ही है माधुर्य, यानी कि मधुरता। जहाँ पे मिठास आ रही हो वहाँ पे आप इसका उपयोग मानेंगे कि यहाँ पे माधुर्य गुण है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, आते सबे शुद्ध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। तो आप बताइए कि यह किस रस का उदाहरण है, मैंने अभी पहले ही आपको पढ़ाया है। ओज गुण देखेंगे यहाँ पे, जिस काव्य को सुनकर आप में जोश आ जाए, है ना, देख सकते हैं कि भाव आपकी वृद्धि में जो है वो उत्तेजना के भाव जागृत हों, वहाँ पे ओज गुण हो जाता है। ओज इसका नाम ही ओज, उत्तेजना हो, जोश, है ना, जिसे पढ़ करके आपको उत्साह वीरता का भाव हो आपके मन में, तो वहाँ पे जो होता है ओज गुण होता है। बीड़ तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुमने डर डरो नहीं, तुमने डर डटो वहीं। तो ये रहेगा आपका इसका उदाहरण। तो यहाँ पे हमारे शब्द गुण कंप्लीट हो जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति से आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे देख लेते हैं। मुहावरा किसे कहा जाता है, समझाइए। मुहावरे की परिभाषा क्या है, जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है ना। सामान्य अर्थ, वो सीधी बात तो कहता नहीं। मुहावरा जब कहा जाता है तो यहाँ पर आपको लगेगा नहीं कि ये सीधे से बात कही जा रही है, उसका अर्थ उसके अर्थ से पता चलेगा कि ये है क्या आखिर, है ना। तो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसका उदाहरण दिया गया है मुहावरे का, अंग टूटना, है ना, अंग टूटना, थकान का दर्द, है ना, अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, अंगारों पर पैर रखना। तो ये रहेंगे आपके इसके उदाहरण, और कई सारे उदाहरण हैं, आप देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लोकोक्ति किसे कहा जाता है, समझाइए। तो लोकोक्ति की परिभाषा देख लेंगे। साहित्य में प्रचलित वह वाक्यांश जो स्वयं में एक पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति कहलाता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये आपकी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, तो आपको इसे याद रखना है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये लोकोक्ति आपकी रहेगी उदाहरण के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर पूछा ही जाता है। यहाँ पर देखेंगे आपको पूरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुहावरे एक तरफ लोकोक्ति देखेंगे। मुहावरे वाक्यांश हैं, मुहावरे क्या हैं, वाक्यांश। लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है, वो तो विपरीत हैं एक दूसरे के। यहाँ पे देखेंगे, दे रहेंगे आपके लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये रहेंगे आपके यहाँ तक। आगे देख लेते हैं विज्ञापन लेखन और संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो विज्ञापन लेखन में आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, तो आपको उस पर विज्ञापन तैयार करना होता है। जैसे पुस्तक मेले, तो पुस्तक मेले आपको एक टॉपिक दे दिया गया, इस पे आपको विज्ञापन तैयार करना है, कुछ शब्दों में उस पर लिखना है। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है पुस्तक मेले, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया है, जो कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों का शिक्षा के प्रति कम होता रुझान, यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे संवाद लेखन के अकॉर्डिंग रहेगा। दो शिक्षिकाओं के बीच यहाँ पे संवाद चल रहा है कि बच्चों का शिक्षा के प्रति कम होता रुझान, ये आपका टॉपिक है। इस पर आपको संवाद करना है दो शिक्षिकाओं के बीच, तो ये आप लिखेंगे, तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं छात्र जीवन में अनुशासन, ये अनुच्छेद लेखन के अकॉर्डिंग आएगा आपका। छात्र जीवन में अनुशासन आपको टॉपिक दिया गया है, इस पर आप अनुच्छेद लेखन तैयार करेंगे। तो ये रहेंगे आपके इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। आपकी पूरी हिंदी इसी प्रकार कंप्लीट कराई जाएगी। हमने और सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके पुस्तक से यानी कि व्याकरण से अलग काव्यखंड और गद्यखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, तो उन्हें आप जाकर के देखिए। इसी प्रकार से आपको संपूर्ण आपकी जो 12th है कंप्लीट कराई जाएगी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप चैनल पर बने रहें, तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।
और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें।